हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फतेह सीरीज का डे 51 होगा और आज हम बहुत महत्वपूर्ण पर्सन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कोई भी जो टीचर बनने जा रहा है, अगर उसको ये क्वेश्चन नहीं आते तो सीधी बात ये है, बुरी होगी लेकिन सीधी बात है कि वो टीचर बनने लायक नहीं है। तो ये क्वेश्चन आने जरूरी हैं। इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। और अब जो हम आज से क्वेश्चन चला रहे हैं, अब आपको डेली महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। और उसमें आप देखेंगे कि आपके कौन से क्वेश्चन हैं जो ना केवल आपके आयोग का एग्जाम पास करने के लिए बल्कि टीचिंग करने के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। आपके क्वेश्चन भी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आप जो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसको भी क्रैक कर पाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे और है, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज दिस इज सपोर्ट फॉर अस, नॉट फॉर अस, दिस इज सपोर्ट फॉर ऑल कॉमर्स कम्युनिटी। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स बिगिन टुडे वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डोमिनेंट डोमिनेंट पार्टनर इज वन। प्रधान साझेदार वह होता है। डोमिनेंट अगर पार्टनर की बात करें यहाँ पर, तो डोमिनेंट पार्टनर कौन सा होता है? जिसका व्यापार में वित्तीय हित अपेक्षाकृत कम हो, मतलब हु हैज द स्मॉलर फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस। थोड़ा सा हित है उसका, बिजनेस में ज्यादा हित नहीं है। या हु रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर ऑफ होल्डिंग आउट। जो खुद जो अपने आप को होल्डिंग आउट पार्टनर रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो अपने आप को अपने काम से ये दिखाता है, जो स्वयं को ये बताता है कि हाँ, मैं इसका एक साझेदार हूँ। या who neither contribute any capital nor takes any active part in the management। या वह होगा जो ना ही कैपिटल लगा रहा है बिजनेस में और ना ही एक्टिव रहता है, मतलब मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता है। या ऑप्शन डी, अ पार्टनर हु हैज लार्जर फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस। या जिसका बिजनेस में बहुत बड़ा वित्तीय हित होता है, जो ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाता है। या who is not known to the outsider। बाह्य लोगों के द्वारा वह नहीं जाना जाता है, उसको कोई नहीं जानता है, बट possesses रियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस। लेकिन बिजनेस में उसका रियल इंटरेस्ट होता है। तो क्या होगा सही ऑप्शन? देखिए, अगर पार्टनर्स के टाइप की बात करें तो पार्टनर्स के टाइप में आपका एक्टिव पार्टनर होता है, जो पार्टनरशिप में के मैनेजमेंट में भी हिस्सा लेता है और अपना शेयर भी इन्वेस्ट करता है। डोरमेंट पार्टनर या स्लीपिंग का पार्टनर वह होता है जो पैसा तो बिजनेस में लगाता है लेकिन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और यहाँ पर डोमिनेंट ही पूछा गया है, ठीक है। और एक होता है आपका नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल दो होते हैं, नॉमिनल बाय होल्डिंग आउट और नॉमिनल बाय होल्डिंग आउट और नॉमिनल बाय स्टॉपल। तो ये आपके पार्टनर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आयोग ने जो ऑप्शन माना था वो ई माना था। अब यहाँ पर अगर बात करें ये कैसे माना है, देखिए, हु इज नॉट नोन। डोमिनेट पार्टनर वह होता है जो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता है लेकिन कैपिटल इन्वेस्ट करता है। अब यहाँ पर आ जाइए, डी में क्या है, कह रहे हैं हु इज नॉट नोन टू द आउटसाइडर। जो बाहर वाले उसको नहीं जानते भाई ये लोग, बट पोसेस रियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस। लेकिन बिजनेस में उसका रियल इंटरेस्ट होता है। एंड शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट भी शेयर करता है, जो बाहरी लोगों के लिए तो अज्ञात है। ठीक है, जो बाहरी लोगों के लिए तो अज्ञात है। क्यों? क्योंकि वह मैनेजमेंट में भी हिस्सा नहीं लेता है, बस पैसा लगा दिया, जब प्रॉफिट होगा तब उसको लेगा। तो इसलिए आयोग ने इसका ई माना था। बाकी जो सही इसका आंसर होगा वह होगा कि ऐसा पार्टनर जो मैनेजमेंट में तो पार्टिसिपेट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट जो नहीं करता है लेकिन इन्वेस्ट करता है कैपिटल, इन्वेस्ट करता है कैपिटल। और दूसरा आपका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, नहीं करता है पार्टिसिपेट। ठीक है, सही आंसर ये है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर ए माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टनरशिप हैज बीन डिफाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट। साझेदारी साझेदारी अधिनियम की परिभाषित किया गया है। तो साझेदारी की जो परिभाषा दी गई है वो कहाँ दी गई है? सेक्शन 4 में। वो दी हुई है आपके सेक्शन 4 में, 1932
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको वह बताना है जो सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड among द पार्टनर्स इक्वली रेशो, बात सही है, लेकिन इसने पूछा है जो सही नहीं है। माइनर पार्टनर कैन गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट, माइनर जो पार्टनर है, आवश्यक साझेदार है, नाबालिग साझेदार है, वह भी प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता है। यस, ये भी सही है। साझेदारों के मध्य संबंध सल्लेख द्वारा उत्पन्न होता है, कह रहे रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स आर क्रिएटेड थ्रू द डीड, डीड के द्वारा होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, हाँ रिलेशनशिप हो जाता है डीड के, मतलब जो एग्रीमेंट है आपके एग्रीमेंट के द्वारा संबंध बन जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपलसरी, और रजिस्ट्रेशन जो कंपलसरी है ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है, आप कराएं या ना कराएं, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि साझेदारी विलेख अनुपस्थित हो, मतलब देर इज नो पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, वो भी रिटर्न। अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो वो पार्टनरशिप डीड होगा, अदरवाइज अगर आपने ओरल एग्रीमेंट किया है तो वो पार्टनरशिप डीड नहीं होगा, लेकिन एग्रीमेंट होगा। तो अगर एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है, लिखित एग्रीमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में आगे बढ़ते हैं। नो पार्टनर हैज राइट टू रिसीव सैलरी, सैलरी पाने का राइट नहीं होता है, बात सही है। दूसरा, लेकिन इसने पूछा है गलत कौन सा होगा, तो हम गलत देख रहे हैं कि गलत कौन सा ऑप्शन है। नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ये भी बात सही है। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है, बात सही है। इंटरेस्ट एट द रेट 5% इज टू बी अलाउड ऑन द पार्टनर्स लोन, ये पार्टनर्स है, पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर टू द फर्म, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, तो उसको इंटरेस्ट जो दिया जाएगा 5% दिया जाएगा, ये गलत है, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स, पार्टनर्स को इक्वली प्रॉफिट बटेगा, ये बात सही है। तो ऑप्शन डी गलत है, गलत ही इसने पूछा था। लेकिन लेकिन इसमें 5% नहीं तो कितना दिया जाता है, ये दिया जाता है 6%, और इसके साथ ये भी याद रखना पर एनम जरूरी है। 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाता है अगर कोई पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं था, ये डिफाइन नहीं था कि उसको इंटरेस्ट लोन पर देना है या नहीं देना है, देना है तो कितना परसेंट देना है, तो वो दिया जाता है 6% पर एनम। और अगर पार्टनर फर्म से लोन ले ले, अगर लोन लोन टेकन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने लोन ले लिया तो उस पर इंटरेस्ट जो होगा वो कितना लिया जाएगा, और पार्टनरशिप डीड है नहीं, तो देखिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो यहाँ पर लोन पर इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा पार्टनर से, तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। पार्टनर ने लोन दे रखा है और रेट डिफाइन नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा 6%। और अगर पार्टनर ने लोन ले लिया तो उससे नहीं लिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, और अगर पार्टनरशिप डीड है तो जितना भी कहते उतना, जितना भी रेट बताया जाता उसी रेट से उससे इंटरेस्ट ले लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रत्येक माह के आरंभ में साझेदार द्वारा बराबर आहरण किया जाता है तो ब्याज की गणना सामान्यतः के लिए संपूर्ण राशि वार्षिक से की जाती है। इफ द विड्रॉल्स आर मेड बाय द पार्टनर इवनली इन द बिगिनिंग ऑफ each month, interest is usually calculated the whole amount, तो होल अमाउंट पर कितने महीने का आप उससे इंटरेस्ट लेंगे, किसकी बात हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बीच में निकाल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको देखिए, अगर बात करें जनवरी, 1 जनवरी को भी पैसा निकालेगा वो बिजनेस से, 1 फरवरी में भी निकालेगा वो, 1 मार्च में भी निकालेगा वो, और डॉट डॉट हर मार्च में एक एक तारीख को निकालता हुआ लास्ट कब निकालेगा, 1 दिसंबर को वो पैसा बिजनेस से निकालेगा, विड्रॉल करेगा।
तो यहाँ पर बात ये आती है कि इनसे कितने दिन का इंटरेस्ट लेना है, और बार बार वो इंटर ड्राइंग कर रहा है। 1,000 रुपये मान लेते हैं हर महीने लेकर जा रहा है, हर महीने 1,000 रुपये लेकर जा रहा है। तो उस पर इंटरेस्ट जो लेंगे, रेट तो बताएगा क्वेश्चन में, कितने दिन का लेंगे। तो एवरेज टाइम निकालने के लिए, एवरेज पीरियड निकालने के लिए, उसके लिए आप क्या करते हैं, आप देखिए कि यहाँ पर जो फर्स्ट ड्राइंग है आप उसको देखिए, और लास्ट वाला ड्राइंग है बस उसको देखिए, और आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आप ये देखिए, साल पूरी कब हो रही है यहाँ पर, 31 दिसंबर में। ये कैलेंडर ईयर मान रहा हूं मैं, फाइनेंशियल ईयर होती तो 31 मार्च पे पूरी हो जाती, 1 अप्रैल से शुरू हो जाती। तो 31 दिसंबर को साल पूरी हो जाएगी। तो उसने ये जो 1,000 रुपये अपने घर लेके गया था, 1,000, 10,000, 10,000, चलो 10-10 मान लेते हैं, कोई नहीं। तो ये जो यहाँ पर अपने घर लेके गया था 10,000 रुपये, इसको उसने अपने पास कितने दिन रखे। 1 जनवरी को ले गया, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी वापस नहीं करे। 1 दिसंबर, 31 दिसंबर, आज वापस कर रहे हैं, आज उससे इंटरेस्ट लेना है। तो पूरे 12 महीने रखे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 12 प्लस, उसके बाद देखिए लास्ट जो 10,000 रुपये वो लेकर गया था अपने घर, उसने 1 दिसंबर को निकाले थे बिजनेस से, और 31 दिसंबर को वापस दे रहा है। तो कितने दिन अपने पास रखे, 1 महीना, महीने में ही लिखना है, दिन मत क्या ना, 31 डे, महीना। तो कितने महीने हुए, 1 महीना। कितने नंबर है ये, 2, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज निकल कर आ जाएगा। मतलब इसको 13 होगा, और 13 को डिवाइड कीजिए आप किससे, 2 से डिवाइड कीजिए। तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6.5। ठीक है, 12.5 कितने, 13 कितना आएगा, 6.5। दोबारा देख लीजिए, इसने कहा था बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के शुरू में ही आ जाता है वो, क्या लेने के लिए, ड्राइंग करने के लिए। तो पहले अमाउंट को वो पूरे 12 महीने रखेगा, और लास्ट वाले को 1 महीने। तो यहाँ 5 महीने ऑप्शन होगा, या 5.5 महीने ऑप्शन होगा, या 6। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, 5.5 महीने। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं, एवरेज 12 मंथ्स नहीं, सही होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the absence of any contract, profit arising from the partnership firm is credited to be partners capital account in। देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म क्रेडिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उनको प्रॉफिट कैसे दोगे, बराबर अनुपात में दोगे, पूंजी के अनुपात में दोगे जितना उन्होंने पैसा लगाया है, या लाभ विभाजन अनुपात में देंगे, जो भी लाभ अनुभाजन विभाजन जो भी लाभ अनुपात बताया है उनका, या संपत्ति के अनुपात में देंगे। तो सही ऑप्शन होगा आपका इक्वल देंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में, बराबर अनुपात में देंगे। जो भी प्रॉफिट होगा, मान लेते देखिए 3 पार्टनर है, ए और बी सी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड है तो जैसा भी उसमें लिखा हुआ हो, अगर है 3:1 लिखा हुआ है तो 3:1 में प्रॉफिट बांट देंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द सैलरी शेयर्स sacrificed by the old partner is equal to the share given to। देखिए, अगर कोई पुराना साझेदार त्याग करता है अपना हिस्सा, अपना शेयर, तो आ, इसको आप हिंदी इंग्लिश में ही देखें जरा। तो अगर अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, त्याग कर रहा है पुराना पार्टनर को, इक्वल टू, तो वो किसका होगा, किसके बराबर होगा, नए एडमिटेड पार्टनर के बराबर होगा, या रिटायर पार्टनर के बराबर होगा, या ओल्ड पार्टनर हु इज नाउ गोइंग टू रिटायर, या जो रिटायर होने के लिए जा रहा है उसके बराबर होगा, या एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीड पार्टनर के बराबर होगा, इंसॉल्वेंट पार्टनर के बराबर होगा। तो वो होगा न्यू एडमिटेड पार्टनर्स के बराबर। समझिए, देखिए दो पार्टनर थे, कितने पार्टनर थे, यहाँ पर आपके पार्टनर थे दो, ए और बी। ठीक है, और प्रॉफिट जो भी होता था दोनों बांट लेते थे। माना बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 60,000, ठीक, 60,000 को दोनों बांटेंगे तो 30,000 ये बांट लेगा और 30,000 ये बांट लेगा। अब क्या हुआ कि इसने अब इन्होंने किसी को नया पार्टनर बुलाया। ठीक है, नया पार्टनर बुलाया और कहा कि हम इक्वल प्रॉफिट बांटेंगे। तो अब पार्टनर हो गए ए, बी, सी। ये नया पार्टनर है, न्यू। अब आप ये देखिए, अब की बार जब 60,000 प्रॉफिट होगा तो अब की बार बराबर कितना कितना बटेगा। तो इसको कितना मिलेगा, 20,000, 20,000, और यहाँ कितना मिलेगा, 20,000, यहाँ कितना मिलेगा, 20,000।
तो ये देखिए, ये जो 20,000 मिल रहा है, इन दोनों ने कितना त्याग कर दिया? पहले इनको कितना मिलता था? 30। तो 10 तो इसने छोड़ दिया और 10 इसने छोड़ दिया। तो इन दोनों का जो ये सैक्रिफाइड है, ये किसके बराबर होता है? आने वाले पार्टनर के हिस्से के बराबर। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Under Garner-Asmare rule, the event of dissolution of a partnership firm, solvent partner will have to share the deficiency of insolvent partner in। तो देखिए, जो गार्नर बनाम मर्रे रूल था, उसके अनुसार जो साझेदारी फर्म का अगर विघटन हो जाता है, डिसोल्व हो जाती है, बंद कर देते हो आप, तो जो ऋण है उसका जो साझेदार सही है, एक का तो देखो दिवाला निकल गया, तो जो बाकी सही साझेदार हैं वो दिवालिया साझेदार की जो कमी हुई है उसको किस अनुपात में पूरा करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, एडजस्ट कैपिटल रेशो में, सैक्रिफाई रेशो में, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन होगा आपका बी। ये कैपिटल रेशो में करेंगे, उसकी जो उसको क्या हुई है, उससे हानि हुई है। ये तीन पार्टनर थे, गार्नर बर्नर और गार्नर मर्रे और विकिलेंस। तो ठीक है, एक इनमें क्या था, दिवालिया हो गया था, और बाकी ने क्या किया, दोनों ने, उन्होंने सोचा कि भाई जो जा रहा है उसकी हानि को हम बराबर पूरा करें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करें या कैपिटल के रेशो में पूरा करें। तो कोर्ट में ये मामला गया और कोर्ट ने ये कहा था कि उसके दो तरह के लाभ हैं। अगर उसकी ऑपरेशन से हुआ है लॉस, तो उसको तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पूरा करो, और जो लॉस उसके दिवालिया होने से हुआ है, फर्म को बंद करे हो, कैपिटल लॉस है, तो उसको कैपिटल रेशो में ही पूरा करो। तो कैपिटल रेशो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन allowed to a partner where there is no express agreement between partners to this effect, and also partnership deed does not have any provision regarding this। देखिए, कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। पहली बात, पार्टनरशिप डीड नहीं है, ये इस बात को कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, और पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को। ठीक है, लोन दिया है, तो उस लोन पर इंटरेस्ट उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो किस रेट से मिलेगा? तो वो मिलता है 6% पर एनम। अभी पीछे भी रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन को कुछ पूछा गया था। अ पार्टनरशिप फर्म हैज 4 पार्टनर्स। कितने पार्टनर हैं? 4 पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में। हाउ मैनी एडिशनल पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द बिजनेस एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कितने पार्टनर और शामिल किए जा सकते हैं? तो देखिए, 4 पार्टनर तो हैं, टोटल पार्टनर 50 होते हैं। मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप में? 50। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी अथॉरिटी दी गई है कि वो 100 भी कर सकती है, लेकिन फिलहाल कितने? 50। और देखिए, ये क्वेश्चन आपका आयोग ने स्क्रीनिंग टेस्ट में भी पूछा था, 2013 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ये जो HPSC ने एग्जाम लिया था 2013 में, तो ये वहां भी क्वेश्चन पूछा था, और यही सेम क्वेश्चंस आपका 12th क्लास में CBSE ने भी पूछा था 2 साल पहले। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने कहा आप देखिए, ये वही क्वेश्चन, अगर आपको ये नहीं आते तो इसका मतलब अभी आपको अपने नॉलेज को ब्रश करने की जरूरत है, अभी आप टीचर बनने लायक नहीं, अभी और पढ़ना है आपको। तो कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है? ये कहता है कि देखिए, 50 होने चाहिए मैक्सिमम, और कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। तो 50 जब होने चाहिए और किसी पार्टनरशिप में 4 तो हैं, तो और कितने हो सकते हैं? 46 और हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मेरी माइंड मत करना बात को, मैं कह रहा हूँ, देखिए टीचर की बात समझो आप, मैं बस कहने का पर्पज ये है आपका मेरा कि आप पढ़ें सीखे अकाउंट्स को। XYZ 3 साझेदार हैं, 3 पार्टनर हैं, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 2:3:1। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 3:1। अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही चेंज कर रहे हैं वो, विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2022। कब से कर रहे हैं? 2022 से। एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अनरिकॉर्डेड
फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट बाय। तो जो एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था, आपकी एसेट नहीं है, आपकी एक ऐसी एसेट है जो बुक में नहीं लिखी हुई है, जो बुक में मतलब फर्नीचर आपके पास था लेकिन लिखा हुआ नहीं था, और अब पता चल जाता है, तो उस फर्नीचर को आप क्या करोगे? ऑप्शन देखिए, डेबिटेड इट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या डेबिट कर दोगे रिवलेशन अकाउंट, क्रेडिट कर दोगे रिवलेशन अकाउंट, और क्रेडिट कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, जब भी पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप है उसका डिसोल्यूशन होता है, जब भी पार्टनरशिप खत्म होती है, मैं फर्म की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पार्टनरशिप की। देखिए, पार्टनरशिप कब तक बदलती है आपकी, कब तक आपकी खत्म होती है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होगा, प्रॉफिट शेयर रेशो, इसमें आप चेंज करोगे, एडमिशन करोगे पार्टनर का, पार्टनर रिटायर्ड होगा, पार्टनर की डेथ होगी, तो इनमें पार्टनरशिप का अंत हो जाता है, लेकिन फर्म चलती रहती है। और जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है उसमें क्या होता है, उसमें फर्म का भी डिसोल्यूशन हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म भी बंद हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो रहा है, तो इस समय पर आप क्या करते हो? ऐसे समय पर आप एक अकाउंट बनाते हो, जिस अकाउंट को कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब वो क्यों बनता है? उस अकाउंट में आप देखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं आप, उस रिवैल्यूएशन अकाउंट की दो साइड होती हैं आपकी, एक होती है आपकी डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। ठीक है, क्या बता रहा हूं मैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर आपकी एसेट, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप प्रॉफिट शेयरिंग आप क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज कर रहे हैं, या पार्टनर्स आ रहा है जा रहा है, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और अगर आपकी कोई एसेट इंक्रीज हुई है, अगर आपकी एसेट इंक्रीज हुई है, तो आप उसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपके लिए प्रॉफिट है। और अगर एसेट आपकी डिक्रीज होती हैं, अगर आपकी एसेट डिक्रीज होती हैं, तो आप उसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब लॉस आता है डेबिट साइड में, और प्रॉफिट होता है तो वो आता है आपका क्रेडिट साइड में। तो रिवलेशन के कहाँ लिख देते हो आप प्रॉफिट को? क्रेडिट में। अब आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपसे कहा था कि आपको फर्नीचर अनरिकॉर्डेड था, मतलब आपको नहीं पता था कि बिजनेस में फर्नीचर भी है। आपको अब पता चल जाता है कि अरे फर्नीचर भी है बिजनेस में, तो ये क्या है? तो ये फर्म के लिए लॉस है या प्रॉफिट? जो फर्नीचर आपकी बुक में नहीं था, अब आपको वो मिल गया, तो वो क्या है आपके लिए? प्रॉफिट। तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड में। तो क्या लिख दोगे यहाँ? इधर लिख देते हैं बाय फर्नीचर अकाउंट, और इधर टू से लिखते हैं। तो यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था कि बताइए, अगर फर्नीचर मिल जाता है तो आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्रेडिट कहाँ कर देंगे? रिवलेशन अकाउंट में। बाद में जो भी प्रॉफिट होगा, वो सभी प्रॉफिट पार्टनर्स में ही बढ़ जाता है। ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एक नया पार्टनर आ रहा है, ओल्ड पार्टनर शेयर द गेन और लॉस ऑन रिवलेशन एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, रिवलेशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी विच इज फॉलोइंग रेशो। किस रेशो में बांटते हैं? ये इसी की बात हो रही है यहाँ पर भी। देखिए, यहाँ पर किसकी बात करें? ये यहाँ पर भी बात इसी की हो रही है। कह रहे हैं अगर पार्टनर्स आता है तो आप रिवलेशन अकाउंट बनाएंगे, और अगर आपकी एसेट या तो कम हो जाएंगी या ज्यादा हो जाएंगी, तो इसकी वजह से आपको लॉस प्रॉफिट हो सकता है। या आपकी जो लाइबिलिटी है वो भी या तो कम हो जाएंगी या ज्यादा हो जाएंगी, तो इससे भी प्रॉफिट लॉस हो सकता है। तो इस वजह से जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको आप कहाँ लिखते हैं? रिवलेशन अकाउंट में। और रिवलेशन अकाउंट में फाइनली जो आपका लॉस या प्रॉफिट आता है, आप उसको किस में बांटते हैं? उसको आप बांटते हैं अपने ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसको बांट लेते हैं। ठीक है, देखिए, दो पार्टनर थे, ए और बी। एक पार्टनर आ रहा था सी, इन्होंने कहा सी पार्टनर, सी भाई अभी रुक जाओ, हमें जो भी हमारी चीजें बढ़ी हैं घटी हैं उनसे देख ले, हमें कोई लॉस प्रॉफिट तो नहीं हो रहा तो उसको हम आपस में बांट लेंगे। ऐसा ना हो कि हमारा कोई प्रॉफिट हो रहा था, हमारी कोई फर्नीचर था, बिल्डिंग थी, या हमारी मशीन थी, आज उसकी रेट बढ़ गया,
आने वाले समय में आप भी इस प्रॉफिट को बांटोगे, इसलिए अच्छा है कि आप रुक जाइए, हम इस प्रॉफिट को आपस में बांट लें। तो ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरों में शेयरिंग रेशो में बांट लेते हैं। तो आंसर दीजिए, इक्वली बांट लेंगे या इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे या नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे, सैक्रिफाई रेशो में। तो ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेते हैं पार्टनर्स के आने पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय, अजय और संजय तीन पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो उनका रेशो है वो है आपका 5758। संजय की डेथ हो जाती है 28 अगस्त को। अब आप ये देखिए, क्या 28 अगस्त को बैलेंस शीट बनाते या नहीं? His share in the profit of the firm till the date of death will be determined at 75,000. It will be the debit to the which of the following account. अब हुआ क्या कि उसका जो हिस्सा निकला प्रॉफिट का वो कितना निकला है? 75,000। किसका? ये निकला है किसका? जिसकी डेथ हुई थी। किसकी डेथ हुई थी? संजय की। तो 75,000, अब वो उसकी तो डेथ होगी। अब इसको कहां पर आप क्या पूछ रहे हैं? उसको कहां पर आप विल बी डेबिटेड, तो डेबिट कहां करोगे अब इसको, इस प्रॉफिट को? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में? इस बात को आप समझिए। देखिए, जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, और वो भी डेथ होती है, देखिए यहाँ से साल शुरू हुई, 1 अप्रैल को आपकी साल शुरू हो गई, और ये पूरी कब हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 31 मार्च में। 31 मार्च में पूरी हो जाएगी। अगर इसके बीच में किसी की डेथ हो जाती है पार्टनर की, तो क्या पता होता है कि प्रॉफिट इस साल कितना होगा? भाई उसकी तो अचानक बीच में डेथ होगी, प्रॉफिट का तो यहाँ पता चलता है ना लास्ट में कि कितना होगा प्रॉफिट। इसलिए उसको जो हिस्सा देते हैं पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, अभी बात सस्पेंस में है, सस्पेंस अकाउंट से डेबिट कर देते हैं उसके हिस्से को, और टू उसके जो कैपिटल डिसीड, डिसीड मतलब जिसकी डेथ हो रही है, डिसीड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ये जनरल एंट्री बनाते हैं। तो 75,000 की यही एंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए किस में डेबिट करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। और जब जो भी साल के लास्ट में लॉस प्रॉफिट होगा, तो इसको उसमें एडजस्ट कर देंगे, मर्ज कर देंगे। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसमें ये सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी की साझेदारी फर्म के विघटन पर, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का विघटन हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म जो है बंद हो रही है। ए बी सी, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 40,000 विल बी ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। तो कह रहे हैं, तो देखिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब है, ये मान लेते हैं ये ईयर चल रही है 2024, ठीक है, लेकिन इन्हें तीनों को प्रॉफिट हुआ था 2022 में। तो उस प्रॉफिट को थोड़ा सा इन्होंने 40,000 रुपए बांटे नहीं। अब ये नहीं बांटे, ये कहाँ पहुंचा दिए इन्होंने? इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस, इस साल में भी आ रहे हैं। कहाँ दिखाई दे? बैलेंस शीट में एसेट्स, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिख रहा है ये। बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको यहाँ पर दिख गया कि यहाँ पर 40,000 रुपीज रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो 40,000 रुपीज यहाँ पर रखे हुए हैं, तो अगर पार्टनरशिप अब बंद हो जाती है, फर्म बंद हो रही है, तो इस 40,000 का क्या करेंगे? भाई ये किसका प्रॉफिट था? पार्टनर का प्रॉफिट था ना। तो ये किस में बंटना चाहिए? पार्टनर्स में ही बंटना चाहिए। और किस रेशो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कौन से अकाउंट में जाना चाहिए? उनके प्रो कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। पार्टनरशिप में पार्टनर्स को जो भी पैसा मिलता है, जो भी मिलता है, वो अपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में रख लेते हैं। ठीक है, क्रेडिट साइड में। और पार्टनर्स जो देते हैं, तो उसको अपने कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड से दे देते हैं। जैसे पार्टनर को सैलरी मिल रही है, तो वो अपने क्रेडिट में रख लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। कमीशन मिल रहा है, क्रेडिट में रख लेंगे।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, क्रेडिट में रख लेंगे। लेकिन अगर उनसे लिया जाए, फर्म उनसे इंटरेस्ट लेगी ड्राइंग पर, तो वो डेबिट में से देते हैं, कहाँ से? अपने कैपिटल अकाउंट से। ये बात तब थी यदि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होते, लेकिन अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट होते हैं तो वहां पर करंट और आपका करंट अकाउंट भी होता है और कैपिटल अकाउंट भी होता है। तो ये सारी चीजें कहाँ से एडजस्ट होती हैं? फिर करंट अकाउंट से। तो ऑप्शन सी सही था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is correct regarding to the subscribed capital? Subscribed capital के बारे में यह बात हो रही है। देखिए, कैपिटल की अगर बात करें, एक कैपिटल आपकी नॉमिनल कैपिटल, एक कैपिटल क्या आपकी? नॉमिनल कैपिटल, या इसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, एक ही बात है। तो एक तो ये हो गई आपकी, मतलब एक कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है, इससे ज्यादा रुपए के शेयर इशू नहीं कर सकती नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल से। या इसका एक नाम और है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल भी होती है ये। ठीक है, ये तीनों इसी के नाम है। दूसरी क्या होती है? अब इसमें से जो कंपनी पब्लिक को शेयर इशू कर रही है, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। और इसमें से भी जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाएगा, पब्लिक सब्सक्राइब कर लेगी, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, अब देखिए बात को समझिए। देखिए, कंपनी की जो रजिस्टर्ड कैपिटल है वो है आपकी 10 लाख रुपीज। कितनी है? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए के शेयर इशू कर सकती है कंपनी। लेकिन कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं वो किए हैं 8 लाख के, 8 लाख के शेयर इशू किए, तो ये क्या हो जाएगी? इशूड कैपिटल। लेकिन जो एप्लीकेशन आई है पब्लिक से, वो आई है केवल 6 लाख शेयर के लिए कि भाई हम तो 6 लाख शेयर लेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। अब आप देखिए, सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल से ज्यादा हो सकती है? नहीं। बराबर हो सकती है? हाँ। कम हो सकती है? हाँ। इशूड कैपिटल नॉमिनल कैपिटल से कम हो सकती है? हाँ। बराबर हो सकती है? हाँ। ज्यादा हो सकती है? नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होगी आपकी? नॉमिनल, ऑथोराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल। तो ये बात कर रहे हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल विच इज अ कंपनी इज ऑथोराइज टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कौन सा कथन के में सही है? अच्छा, तो यह शेयर की वह पूंजी राशि है जिसे कंपनी अपने मेमोरेंडम एसोसिएशन के द्वारा जारी करने के लिए अधिकृत है, या यह अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा है जो वास्तव में सदस्य के लिए, जनता के लिए जारी किया जाता है। तो देखो, रजिस्टर्ड तो ये हो गई आपकी, ये तो रजिस्टर के बारे में बात कर रहा है। और ये जारी किया जाता है, ये किसकी बात कर रहा है? इशू कैपिटल की बात कर रहा है। और आगे कह रहे हैं कि यह जारी पूंजी का मतलब इशूड कैपिटल का वह हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड, वह हिस्सा जो वास्तव में सब्सक्राइब्ड कर लिया गया है पब्लिक के द्वारा, पब्लिक ने जिसकी एप्लीकेशन भेज दी है। तो ऑप्शन ये सही है। आप समझिए, मैंने जो आपको थ्योरी बताई थी। डी भी देख लेते हैं। इट इज अ कैपिटल पार्ट, कोल्ड अप कैपिटल का पार्ट नहीं, ये कोल्ड अप का नहीं। कोल्ड अप का मतलब है जितनी इसमें से कंपनी अगर आपसे किस्तों में मांग रही है, इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रही है, तो वो कोल्ड अप उसमें आता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिबेंचर विच आर पेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड either in lump sum or installment during the lifetime of the company are known as। देखिए, कंपनी के जीवन में, कंपनी की लाइफ में एक ऐसे डिवेंचर होते हैं जिसकी एक्सपायरी पीरियड होता है कि भाई ये 15 साल बाद वापस करने हैं या 20 साल बाद ये वापस करने हैं, तो इनको सिक्योर्ड डिवेंचर कहते हैं। उनको स्पेसिफाइड कूपन रेट डिवेंचर कहते हैं, रिडेम्बल डिवेंचर कहते हैं, या आपका कन्वर्टेबल डिवेंचर कहते हैं। तो उनको बोलते हैं रिडेम्बेबल, रिडेम्बल डिवेंचर। पित्तिदे ऋणपत्र, मतलब जो रिडेम्बल है, जिनको पैसा वापस देना है। ठीक है। सिक्योर्ड, जिनको सिक्योर्ड सुरक्षित किया गया है, जिनको कुछ एसेट भी गिरवी रखी गई है, ऐसे समझ सकते हैं आप। कन्वर्टेबल, जिनको आप शेयर में भी आगे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे। लेकिन यहाँ पूछे हैं कि जिनको वापस करना है कंपनी के जीवन में, वो होंगे रिडेम्बल डिवेंचर्स, रिडेम्बेबल डिवेंचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 भाग 1 के अनुसार
अदाकृत लाभांश मतलब अनक्लेम्ड डिविडेंड इज शो इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी अंडर द हेड। तो कंपनी की बैलेंस शीट में उसको कहां पर दिखाया जाता है? शेयर होल्डर फंड में, करंट लाइबिलिटी में, करंट एसेट में, या नॉन करंट लाइबिलिटी में? तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, करंट लाइबिलिटी में चालू देयता। अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब है कि देखिए कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन तब तक नहीं देगी जब तक शेयर होल्डर क्लेम नहीं करते हैं। ठीक है, तब तक वो कंपनी के पास ही पड़ा रहेगा। उसके बाद अलग प्रोविजन है, वो वहां पर पहुंच जाएगा। कंपनी के पास नहीं रहेगा। अब सरकार ने इसका कानून बना दिया है। तो ये क्या होती है? करंट लाइबिलिटी होती है। कंपनी इसको करंट लाइबिलिटी मानती है कि इसको हमें देना है इसी साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the tool of analysis of the financial statement? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा टूल है, वो भी एनालिसिस का? आपको एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है। तो विश्लेषण का कौन सा उपकरण है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो एनालिसिस, बैलेंस शीट, या नन ऑफ नोट टू अकाउंट? तो सही ऑप्शन होगा आपका रेशो एनालिसिस। देखिए कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, या आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट, या आपका कैश फ्लो, या आपका रेशो, या आपके इनके साथ साथ आपका फंड फ्लो। ठीक है, ये सब क्या है? ये टेक्निक है, ये युक्तियां हैं किस चीज की? एनालिसिस करने की। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो भी वित्तीय विवरण होते हैं, जो भी आप अकाउंट्स बनाते हैं, उन सबको विश्लेषण करने के लिए जरूरत होती है इन टेक्निक्स की। तो रेशो भी उनमें से एक टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The rate which indicate the speed at which activity of the business are being performed are known as। वह अनुपात जो व्यवसाय की गतिविधियों की गति को दर्शाता है कि व्यवसाय में किस तरह से काम हो रहा है, काम करने की स्पीड क्या है, स्टॉक को कितने दिन में आप जो है आप जो स्टॉक को कितने दिन में कितनी जल्दी आप फिर फिनिश गुड्स में बदल देते हो, काम की स्पीड कैसी है, तो वो कौन सा रेशो होता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होता है, टर्नओवर रेशो होता है, लिक्विडिटी रेशो होता है, सोलवेंसी रेशो होता है। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो प्रॉफिट दिखाता है कि बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, प्रॉफिट कैसा हो रहा है। टर्नओवर रेशो दिखाता है आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसा रन हो रहा है, कितनी जल्दी आप स्टॉक को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं, सेल कर देते हैं। लिक्विडिटी में आपको दिखाता है कि तरलता, कि आप शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशन को पूरा करने में कितने सक्षम हैं। और सोलवेंसी रेशो दिखाता है कि लॉन्ग टर्म सोलवेंसी आपके बिजनेस की कैसी है, आप कितने सक्षम हैं लंबे लंबे समय के लिए उधार को वापस करने के। तो यहाँ पर बात हुई है स्पीड की, कि बिजनेस कैसा चल रहा है, आपकी गतिविधियों को कौन दिखाएगा? आपका टर्नओवर रेशो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल रिजल्ट नो फ्लो ऑफ कैश? देखिए अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो की बात हो रही है। कैश तो आपको पता ही है, और फ्लो आपके दो होते हैं, एक इनफ्लो होता है, एक इनफ्लो होगा, और एक क्या होगा? आउटफ्लो। इनफ्लो में क्या होगा? इनफ्लो में पैसा बिजनेस में आता है कैश, और आउटफ्लो में पैसा जाता है बिजनेस से। ठीक है, एक में आएगा और एक में जाएगा आउटफ्लो में। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं किसकी? इन इन कह रहे हैं नो फ्लो ऑफ कैश, कैश का फ्लो ही नहीं है, ना कैश आ रहा ना जा रहा। तो उसको देख लेते हैं। देखिए परचेज ऑफ मशीन, आपने मशीन परचेज करी तो कैश जाएगा, कैश का आउटफ्लो तो हुआ है, क्या हो गया? आउटफ्लो हो गया, आउटफ्लो हो गया है यहाँ पर कैश का। ठीक है, दूसरा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्ट में पैसा, निवेश की बिक्री कर दी है, सेल कर दिया है, जो कहीं पैसा लगा रखा था, इन्वेस्ट कर रखा था, वो आपने बेच दिया, तो आपको पैसा मिलेगा, तो इनफ्लो होगा, यहाँ पर पैसा आ जाएगा। ठीक है, अब पहले आप लास्ट लास्ट देखिए, रिडेप्शन ऑफ डिबेंचर, जो आपने डिबेंचर लिए हुए थे, उधार पैसा लिया हुआ था, उनको आप रिडेप्शन कर रहे हैं, मतलब उनका पैसा वापस कर रहे हैं। ये समझ लीजिए उनका पैसा वापस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? आउटफ्लो होगा।
कैश बाहर जाएगा बिजनेस से। अब बचा एक और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए क्या है, एक्वाइजेशन ऑफ मशीनरी बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। आपको मशीन चाहिए, आपने एक मशीन का अधिग्रहण किया है, आपने एक मशीन ली है और बदले में पैसा नहीं दिया, बदले में आपने इक्विटी शेयर उसको इशू कर दिए। तो ना पैसा गया ना आया, बस मशीन आ गई और इक्विटी शेयर चले गए। तो ये था जो नो फ्लो है, जिसके इसमें फ्लो नहीं होता है। यही एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिससे कोई भी फ्लो ना इनफ्लो ना आउटफ्लो हो रहा है। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और वही हमें मोटिवेट करते हैं ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, सपना एक ही है कि बस आपका सपना पूरा हो जाए, आपको इस बार जो निश्चित मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नई ऊर्जा के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। ऐसे ही आप दोनों सीरीज को देखते रहिए, दोनों सीरीज आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, फतेह सीरीज और लक्ष्य सीरीज। तो आप लक्ष्य सीरीज और फतेह सीरीज को डीपली देखें, समझें। नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल है हमारा हक आपका, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।